So hello everyone, this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत मज़े में हैं और आपने कसम खा ली है कि मुझे नहीं पता मेरा पहला अटेम्प्ट कौन सा था, बट आने वाला अटेम्प्ट मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। अगर आपने ये कसम खा ली है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नाउ टॉकिंग अबाउट The amendments for audit for May 20 examinations, let me tell you one thing, बहुत ही सिंपल अमेंडमेंट्स हैं, बहुत ही कंसाइज अमेंडमेंट्स हैं, बहुत सिंपल है। मतलब मैं कहूँगा यार इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, नथिंग कैन बी मोर इजी देन दिस। तो बहुत ही सिंपल अमेंडमेंट्स है यार। एक वीडियो मैंने रिलीज किया था अभी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट्स कहाँ कहाँ आया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अमेंडमेंट्स है वो आरटीपी के थ्रू भी आया है, वो स्टडी मटेरियल के थ्रू भी आया है। स्टडी मटेरियल के थ्रू जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो सेबी लोडर के अंदर आए हैं और एनबीएफसी के चैप्टर में आए हैं। और आरटीपी के अंदर जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो अगेन सेबी लोडर के अंदर आए हैं, दैट इज ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंड साथ ही साथ प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो यहां पे फिलहाल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आरटीपी के रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो सारा का सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टडी मैट रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हैं इन द चैप्टर ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके एक अलग से वीडियो मैंने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग आरटीपी के सारे अमेंडमेंट डिस्कस कर लेंगे और एनबीएफसी का जो अमेंडमेंट है स्टडी मटेरियल का वो भी डिस्कस कर लेंगे। ये दोनों चीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और, स्टूडेंट्स आर वेरी मच हैबिचुएटेड टू सी माई अमेंडमेंट शीट कि सर आपके अमेंडमेंट शीट कहाँ हैं। तो यार इस बार जो अमेंडमेंट्स है ना वो स्टडी जो आरटीपी है, आरटीपी में अमेंडमेंट्स अपने आप इतने कम हैं कि मुझे लगा कि अमेंडमेंट शीट की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज नॉर्मली व्हेन द अमेंडमेंट्स आर वॉल्यूमिनियस इन द आरटीपी तो मैं उसे कंपाइल करता हूँ, उसे कंसाइज करता हूँ, उसे छोटा बनाता हूँ। बट इस बार यार अमेंडमेंट्स कुछ है ही नहीं। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर पता नहीं, हमें तो मार्केट में ये दिखाई दे रहा है कि यार अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी पता चल जाएगा, अभी साबित हो जाएगा कि अमेंडमेंट्स कितने हैं और अमेंडमेंट्स का रेलेवेंस कितना है और कितने सिंपल अमेंडमेंट्स हैं। और पूरी इंटरलिंकिंग के साथ हम लोग अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। जहां भी स्टैंडर्ड का इंटरलिंकिंग बनता है, जहां भी कंपनी ऑडिट का इंटरलिंकिंग बनता है, तो हम लोग पूरा इंटरलिंकिंग के साथ अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, आरटीपी से डिस्कस करेंगे और आप बताना कि अमेंडमेंट्स कितने छोटे हैं, कितने कंसाइज हैं, कितने सिंपल हैं। और जहां जरूरत पड़ेगा वहां मैं आप क्या करूंगा, आपके लिए कंसाइज नोट साथ साथ प्रिपेयर करवा दूंगा, आपको मार्क करवा दूंगा कि भाई तुम्हारे लिए ये ज्यादा रेलिवेंट है, तुम्हारे लिए ये कम रेलिवेंट है, तो आप क्या कर देना, इसे आरटीपी में ही मार्क कर देना। और उसके बाद भी आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें आपके अमेंडमेंट शीट से ही पढ़ना है, तो ठीक है भाई, आपका हुक्म सर आंखों पे। आप बता देना कमेंट्स में मेंशन करके सर हमें आपका अमेंडमेंट शीट भी चाहिए, तो आपके लिए भी एक अमेंडमेंट शीट बना दूंगा मैं और कंसाइज करके उसे, राइट। So I will do that as well. But let us now study from the RTP. तो देखना चैप्टर ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये एक सेबी का सर्कुलर आया है डेटेड 18 अक्टूबर 2019 ऑन रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स फ्रॉम लिस्टेड एंटिटीज एंड देयर मेटल सब्सिडरीज। अब देखो मैं एक छोटा सा एडवाइस दूंगा आपको। ये जो सर्कुलर नंबर की बात हुई है, अब देखना यहाँ पे ना अलग अलग रेगुलेशंस है, अलग अलग रेगुलेशंस के अंदर अलग अलग रेगुलेशंस का रेफरेंस दिया गया है। मैं क्या एडवाइस करूंगा आपको, अलग अलग रेगुलेशंस का नंबर याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो सर्कुलर नंबर है और जो सर्कुलर डेट है अगर पॉसिबल है याद कर लो, अगर पॉसिबल है याद करो, राइट। सर्कुलर नंबर CIR, इजी है यार, सर्कुलर का CIR हो गया। देन वी हैव CFD, वी हैव CMD 1/114/2019, तो लास्ट में 2019 लिखा है, बहुत ईजी है, याद हो गया। स्टार्टिंग में CIR लिखा है, मतलब CIR 2019, ये तो याद हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद क्या आ रहा है CFD और उसके बाद क्या आ रहा है CMD, CFD CMD, तो CIR 2019 इतना तो याद ही था, और CIR के बाद क्या आ गया CFD CMD 1/114 डेटेड 18 अक्टूबर 2019। अगर आपको ये सर्कुलर नंबर याद नहीं होता कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप खाली इतना याद रख लो कि एज पर द सेबी, राइट, एज पर द सेबी सर्कुलर डेटेड 18 अक्टूबर 2019, इतना तो याद रख लोगे, इतना तो याद रहेगा, एज पर द सेबी सर्कुलर डेटेड 18 अक्टूबर 2019। क्यों कह रहा हूं, बिकॉज यार इंप्रेशन अच्छा जमेगा एग्जामिनर के सामने जब आप लिख के आओगे कि एज पर सेबी सर्कुलर नंबर दिस डेटेड नंबर दिस। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, आप सर्कुलर नंबर याद ना करो, यहां पे सारे याद करने बैठो, सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज ए इन पार्ट C, सब क्लॉज 7 है, इतना कुछ याद करने से क्या फायदा, एकदम जनरली लिख दोगे लेमन की तरह तब भी मजा नहीं आता। तो ठीक है यार, कोशिश करो एक सर्कुलर नंबर याद हो जाए, और नहीं याद रहता तो डेट के साथ लिख के आ जाना, ठीक है। तो क्या क्या लिखा हुआ है सर्कुलर के अंदर,
सबसे पहले बोला है कि लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेक टाइमली डिस्क्लोजर्स टू इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट फॉर इनेबलिंग देम टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। मतलब बैकग्राउंड की बात हो रही है। बोला है कि भाई लिस्टेड कंपनीज को क्या कर देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स क्या कर सके, अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सके। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो मतलब यही होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो मतलब यही होता है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर्स दें, है ना, इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन का पता हो। तो बोला गया है कि लिस्टेड कंपनीज का यही उद्देश्य है, लिस्टेड कंपनीज को डिस्क्लोजर्स देने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करनी चाहिए। और इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सेबी सर्कुलर लेके आया है कि जब ऑडिटर रिजाइन करेगा तो वहां भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि ऑडिटर रिजाइन क्यों कर रहा है, और साथ में ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फिक्स की गई है। उसके बाद ऑडिट कमेटी के फंक्शंस की बात की गई है कि ऑडिट कमेटी के फंक्शंस क्या हैं, मतलब टाइम पास कर रहा है वो, सॉलिड टाइम पास कर रहा है। ऑडिट कमेटी का फंक्शन आपको पता है, ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑडिट कमेटी का। ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट में रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी का जाता है। ऑडिटर के परफॉर्मेंस को ऑडिट कमेटी असेस करता है। पूरे के पूरे ऑडिट प्रोसेस के इंडिपेंडेंस को ऑडिट कमेटी असेस करता है। तो वो सारा आपको पता है, वही चीज दी हुई है, कुछ अलग नहीं दी हुई है। यानी पहले 2 पॉइंट के अंदर फिलहाल हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है। मैं क्रॉस लगा रहा हूं, क्रॉस इसलिए लगा रहा हूं बिकॉज पहले 2 पॉइंट के अंदर हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है। अब तीसरे पॉइंट के अंदर क्या बोला जा रहा है, यहां कहा जा रहा है रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी लोडर रेगुलेशंस रिक्वायर्स डिटेल्ड रीजंस टू बी डिस्क्लोज्ड बाय द लिस्टेड एंटिटीज टू द स्टॉक एक्सचेंजेस in case of resignation of the auditor of a listed entity as soon as possible but not later than 24 hours of receipt of such reasons from the auditor. Mark it very very important. क्या बोला जा रहा है कि जब भी ऑडिटर रिजाइन करेगा लिस्टेड कंपनी के केस में, बोला जा रहा है कि जब भी ऑडिटर रिजाइन करेगा लिस्टेड एंटिटीज के केस में, तो जैसे ही कंपनी को रीजन का पता चलेगा, कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस को रीजन इन्फॉर्म कर देगा विद इन 24 आवर्स। अब आप इसे इंटरलिंक कर सकते हो विद सेक्शन 140, सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 के साथ आप इसे इंटरलिंक कर सकते हो, दैट टॉक्स अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। याद करो क्या था वहां पे, सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 में बोला गया था कि जैसे ही ऑडिटर रिजाइन करेगा, ऑडिटर अपने रेजिग्नेशन के बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करेगा और साथ ही साथ आरओसी को इन्फॉर्म करेगा। याद आया? और फॉर्म नंबर प्रिस्क्राइब था, नंबर ऑफ डेज प्रिस्क्राइब था कि 15 डेज में इन्फॉर्म करेगा। और फिर 140 सब सेक्शन 3 में पेनल्टी दिया हुआ था कि अगर इन्फॉर्म नहीं करेगा तो कितनी पेनल्टी लगेगी। तो एक तरीके से उसी का कंटिन्यूएशन है, उसी का कंटिन्यूएशन है, बिकॉज 140 सब सेक्शन 3 के हिसाब से ऑडिटर ने बोर्ड को इन्फॉर्म कर दिया, ऑडिटर ने आरओसी को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन सोचो यार, लिस्टेड कंपनी के केस में क्या स्टॉक एक्सचेंज को पता नहीं चलना चाहिए? पता चलना चाहिए, बिकॉज कंपनी का शेयर तो स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। बट वो ऑब्लिगेशन किसके ऊपर होना चाहिए? वो ऑब्लिगेशन कंपनी के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो डीलिंग होती है वो कंपनी की होती है। ऑडिटर का डीलिंग स्टॉक एक्सचेंज के साथ नहीं होता, इसलिए ऑब्लिगेशन भी किसके ऊपर आना चाहिए? कंपनी के ऊपर आना चाहिए। तो बोला गया कि जैसे ही कंपनी को रीजन का पता चलेगा, मतलब ऑडिटर किसको कम्युनिकेट कर रहा है? रीजन। ऑडिटर रीजन कंपनी को कम्युनिकेट कर रहा है ना? ऐसा हमने कहां डिस्कस किया है? ऐसा हमने डिस्कस किया है इन सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 की। ऑडिटर कंपनी को कम्युनिकेट कर रहा है, ऑडिटर आरओसी को कम्युनिकेट कर रहा है। फर्दर सेबी लोडर रेगुलेशंस में आगे ये भी लिखा है कि ऑडिटर स्टॉक ऑडिट कमेटी को बता देगा रीजन। ठीक है, अब जब कंपनी को पता चल जाएगा, जब कंपनी को पता चल जाएगा कि ऑडिटर ने क्यों रिजाइन किया, तो बोला कि आप देर नहीं करोगे, आप 24 घंटे के अंदर क्या कर दोगे? स्टॉक एक्सचेंजेस को इंटीमेट कर दोगे। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है। और अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन ड्राफ्ट करता जहां पे सेक्शन 140 का भी इंटरलिंकिंग इन्वॉल्व होता और सेबी लोडर रेगुलेशंस का भी इंटरलिंकिंग इन्वॉल्व होता। सो मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बोला गया है Regulation 36, sub-regulation 5 of the SEBI loader regulations lays down certain disclosures to be made part of the notice to the shareholders for an AGM where the statutory auditors are proposed to be appointed, reappointed। मतलब टाइम पास है यार, कुछ नया नहीं है, पढ़ चुके हो तुम। SEBI loader के अंदर ये पढ़ा है हमने। Resignation of an auditor of a listed entity, its material subsidiary before completion of the audit of the financial year for the year due to reasons such as preoccupation में hamper investor confidence। बोला गया कि देखो, अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स इशू करने से पहले, कंप्लीट करने से पहले, अगर एक लिस्टेड एंटिटी या उसकी मटेरियल सब्सिडरी का ऑडिटर रिजाइन कर देता है, मेटल सब्सिडरी का मतलब पता है? दैट कंस्टिट्यूट्स ए मेजर चंक ऑफ नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, दैट कंस्टिट्यूट्स ए मेजर चंक ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का मेजर कमाई वहीं से आता है।
कंपनी का मोटा जो मेजर नेटवर्थ का हिस्सा है वो मेटल सब्सिडरी कंस्टिट्यूट करता है। तो बोला गया है कि अगर लिस्टेड एंटिटी का ऑडिटर या उसकी मेटल सब्सिडरी का ऑडिटर अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिलीज करने से पहले रिजाइन कर देगा तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस खराब होगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डाउन होगा, इन्वेस्टर को डिसीजन लेने में डर लगेगा, इन्वेस्टर को पैसा लगाने में डर लगेगा। आई थिंक बच्चे को पता है यार, यू आर सीए स्टूडेंट एंड आई एम ए सीए टीचर, तो हम सबको पता है, बहुत लॉजिकल है। तो क्या ये पॉइंट मुझे पढ़ने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो प्रैक्टिकली सोचो, कहने को 5 पॉइंट थे, बट आपके लिए काम सिर्फ तीसरा पॉइंट है। क्वेश्चन सिर्फ तीसरे पॉइंट से बन सकता है, तो इतना तो याद रख ही लेना कि रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 2 ऑफ सेबी लोडेड रेगुलेशन स्टेट्स दैट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस को कितने टाइम इन्फॉर्म करना है रीजंस के बारे में, और अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप मेरे स्टूडेंट है तो कसम है आपको, आप लिख के आओगे एज पर द सेबी सर्कुलर डेटेड 18 अक्टूबर 2019। रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 2 सेज दैट जैसे ही लिस्टेड कंपनी को पता चलेगा तो स्टॉक एक्सचेंजेस को विदिन 24 आवर्स वो इन्फॉर्म कर देगा। अगर आप इतना लिख के आ जाते हो तो आपको पूरे नंबर मिलने हैं, पूरे नंबर मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब देखना, काफी काम की चीज स्टार्ट हो रही है यहां पे, और बहुत लॉजिकल है। हाँ, मैं आपको टाइमलाइंस में उलझा के रट्टा नहीं मरवाऊंगा, बहुत लॉजिकली बताऊंगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा, और तुमको भी स्ट्रेट फॉरवर्ड समझना है। In light of the above, the conditions to be complied with upon resignation of the statutory auditor of a listed entity oblique its material subsidiary with respect to limited review oblique audit report as per SEBI loaded regulations। मतलब कहा जा रहा है कि अगर लिस्टेड एंटिटी का ऑडिटर रिजाइन करेगा या उसका मेटल सब्सिडरी का ऑडिटर रिजाइन करेगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू द लिमिटेड रिव्यू या फिर विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट रिपोर्ट उसकी क्या रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, है ना, उसकी क्या रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो देखो यहां पे क्या बोला गया, ध्यान से सुनो पहले, उसके बाद मैं आपके लिए एकदम सिंप्लीफाई कर दूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑल लिस्टेड एंटिटीज ऑब्लिक मटेरियल सब्सिडरीज शैल एंश्योर कंप्लायंस विद द फॉलोइंग कंडीशंस व्हाइल अपॉइंटिंग ऑब्लिक रीअपॉइंटिंग एन ऑडिटर। ठीक है भैया, बोला गया कि जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज हैं, उनकी मेटल सब्सिडरीज हैं, उनको नीचे लिखे गए सारे कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा जब भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा या रीअपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, If the auditor resigns within 45 days from the end of a quarter of a financial year, फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है बताओ? 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है, किसी को डाउट नहीं है। क्या कह रहा है कि अगर ऑडिटर रिजाइन करता है विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एंड ऑफ ए क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर खत्म हो गया फाइनेंशियल ईयर का। अब क्वार्टर कैसे बनता है? अप्रैल में जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर, एंड जनवरी फरवरी मार्च 4th क्वार्टर। साथ साथ लिख लो यार, थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है, साथ साथ लिखो। तो 4 क्वार्टर्स बन गए, है ना। अप्रैल में जून एक क्वार्टर हो गया, क्वार्टर नंबर 1, देन जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर नंबर 2, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर नंबर 3, एंड अगेन जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर नंबर 4। अब ये कह रहा है कि अगर ऑडिटर रिजाइन करता है विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ए क्वार्टर, मतलब 30 जून के बाद की बात हो रही है। एक क्वार्टर खत्म कब हो रहा है? 30 जून को खत्म हो रहा है। अब बोल रहा है कि 30 जून के बाद अगर 45 दिन के अंदर ऑडिटर रिजाइन कर देता है, देखो 45 दिन के अंदर अगर ऑडिटर रिजाइन कर देता है, ये कह रहा है कि 30 जून क्या हो गया? एंड ऑफ ए क्वार्टर। 30 जून क्या हो गया? एंड ऑफ द क्वार्टर। अब देखना क्या कह रहा है ये कह रहा है, 2 सिचुएशन में आपका कहानी डिवाइड कर रहा है। कह रहा है एक तो विद इन 45 डेज, विद इन 45 डेज कब से काउंट करोगे? 30 जून से काउंट करोगे, या फिर आफ्टर 45 डेज। कह रहा है कि अगर ऑडिटर विद इन 45 डेज रिजाइन कर देता है फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर, तो लॉजिकली सोचो, अगर ऑडिटर 45 दिन के अंदर रिजाइन कर दे रहा है फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर, तो लॉजिकली सोचो पहले क्वार्टर में ऑलरेडी वो काम कर चुका है, पहले क्वार्टर के अंदर वो ऑडिट कर रहा था, तो लॉजिकली क्या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं बनती कि पहले क्वार्टर का रिपोर्ट रिलीज करके जाए? He was the auditor in the first quarter. He was the auditor in the first quarter. फर्स्ट क्वार्टर वो सर्व कर चुका है, तो क्या उसकी लॉजिकली क्या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं बनती कि वो उस क्वार्टर का रिपोर्ट रिलीज करके जाए? बनता है ना। तो बोला गया है कि अगर विद इन 45 डेज रिजाइन कर देता है तो उसको सेकंड क्वार्टर का रिपोर्ट रिलीज करने का जरूरत नहीं है, उसको सेकंड क्वार्टर के लिए रिपोर्ट रिलीज करने का जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो पहला क्वार्टर था जिसमें उसने काम किया था उसका लिमिटेड रिव्यू या ऑडिट रिपोर्ट उसे रिलीज करना पड़ेगा। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इश्यू द लिमिटेड रिव्यू ऑब्लिक ऑडिट रिपोर्ट एज द केस में बी फॉर सच क्वार्टर। यहां सच क्वार्टर की बात कौन सी हो रही है? फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है।
ये कब है? अगर 45 दिन के अंदर रिजाइन कर दिया। लेकिन 45 दिन के बाद रिजाइन किया तो प्रैक्टिकली सोचो यार, पहले क्वार्टर के अंदर तुम थे तो उसका रिपोर्ट तो देना ही है, अगले क्वार्टर का 45 दिन भी तुम खा गए, मतलब रिजाइन करते तो उससे पहले करते ना यार, तो टाइम होता कि नया ऑडिटर आएगा वो रिपोर्ट रिलीज कर देगा। बट अगले क्वार्टर के अंदर भी 45 दिन बाद तुम रिजाइन कर रहे हो, तो प्रैक्टिकली इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि एक नया क्वार्टर आए और रिपोर्ट रिलीज कर दे। तो बोला है कि अभी सिचुएशन में ना यू ओनली रिलीज द रिपोर्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर एज वेल। तो अब यहां पे बोला जा रहा है इश्यू द लिमिटेड रिव्यू ऑब्लिक ऑडिट रिपोर्ट फॉर फर्स्ट प्लस सेकेंड क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर का भी रिपोर्ट तुम्हें रिलीज करो, सेकेंड क्वार्टर का रिपोर्ट भी तभी रिलीज करो। अब तीसरा सिचुएशन बोला गया है कि इफ द ऑडिटर हैज ऑलरेडी साइंड द रिपोर्ट फॉर फर्स्ट 3 क्वार्टर्स, अगर ऑडिटर ने पहले 3 क्वार्टर्स के लिए रिपोर्ट साइन कर दिया है, क्या बोला गया है कि अगर ऑडिटर ने पहले 3 क्वार्टर्स के लिए रिपोर्ट साइन कर दिया गया है एंड उसके बाद वो रिजाइन कर रहा है, तो बोला है भैया इन दैट सिचुएशन आपने टाइम छोड़ा ही नहीं है मैनेजमेंट के पास। प्रैक्टिकली अब सोच के देखो यार, एक तो 4th क्वार्टर का रिपोर्टिंग होना है, नया ऑडिटर आएगा 4th क्वार्टर का रिपोर्टिंग करेगा, वेरी डिफिकल्ट। प्लस सोच के देखो यार, पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल ईयर उसका भी तो रिपोर्ट जाएगा, उसका भी तो ऑडिट रिपोर्ट जाएगा। 3 क्वार्टर्स आप बैठ चुके हो, है ना। सो इन दैट सिचुएशन इट इज वेरी डिफिकल्ट कि नया ऑडिटर आए और पूरे साल का फिर से ऑडिट करे और फिर रिपोर्ट रिलीज करे। तो बोला गया कि अब 4थे क्वार्टर का भी रिपोर्ट आपको रिलीज करना होगा और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, उस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट रिपोर्ट भी आपको रिलीज करना पड़ेगा। सो इफ द ऑडिटर हैज साइंड रिपोर्ट फॉर फर्स्ट 3 क्वार्टर्स देन बिफोर रेजिग्नेशन इश्यू करना पड़ेगा रिपोर्ट फॉर 4th क्वार्टर प्लस ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो कहानी बहुत सिंपल है, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कहानी बहुत सिंपल है, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, नोट डाउन कर लेना। यानी एक चीज मेरे को और समझ आता है कि अगर ऑडिटर पहले क्वार्टर से पहले ही निकल गया पहले क्वार्टर से पहले ही निकल गया, क्योंकि कहानी स्टार्ट ही कब से हो रही थी, कहानी स्टार्ट ही हो रही थी रिजाइंस आफ्टर 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो अगर प्रैक्टिकली क्वार्टर खत्म ही नहीं हो रहा, 30 जून से पहले रिजाइन कर रहा है, तो वहां पे ऑडिटर के ऊपर कोई रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी भी क्वार्टर का रिपोर्ट रिलीज करने का। उसको सिर्फ जिसको जो कम्युनिकेट करना है, मतलब मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है, आरओसी को कम्युनिकेट करना है, ऑडिट कमेटी को कम्युनिकेट करना है, वो जो भी कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा करना होगा इन दैट सिचुएशन। ठीक है, तो यही कहानी यहां पे दी है। आई बिलीव इट इज वेरी वेरी क्लियर, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्या बोला था, यही बोला था, इफ द ऑडिटर रिजाइंस विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर then the auditor shall before such resignation issue the limited review oblique audit reports for such quarter। यानी अगर बिफोर द एंड ऑफ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर अगर वो रिजाइन कर दे, उसकी बात वो कर नहीं रहा, विद इन 45 डेज रिजाइन कर रहा है, तो बोल रहा है कि आप सच क्वार्टर यानी पहले क्वार्टर का रिपोर्ट रिलीज करिए। अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है आफ्टर 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब फर्स्ट क्वार्टर का तो रिपोर्ट रिलीज करना ही है, बट बिकॉज आप सेकंड क्वार्टर का भी 45 दिन खा चुके हैं, तो सेकंड क्वार्टर का भी रिपोर्ट आप रिलीज करें। और थर्ड सिचुएशन में बोला है नॉट विथ स्टैंडिंग द अबव if the auditor has signed the limited review oblique audit report for the first 3 quarters of a financial year, तो in this situation ऑडिटर को क्या करना चाहिए, बोला गया है कि भैया क्योंकि आप 3 क्वार्टर्स का रिपोर्ट ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, तो आपको आखिरी क्वार्टर का भी लिमिटेड रिव्यू या ऑडिट रिपोर्ट साइन कर देना चाहिए, और ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर का भी आपको इश्यू करना पड़ेगा। ठीक है, आई बिलीव इट इज क्लियर। अब देखो आगे क्या बोला है, अदर कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू रेजिग्नेशन। पहले मुझे एक चीज बताओ, ऑडिटर रिजाइन क्यों कर रहा होगा, सोचो प्रैक्टिकली सोचो, रिजाइन क्यों नहीं कर रहा, रिजाइन क्यों कर रहा है, मतलब चांसेस क्या क्या है कि मैनेजमेंट से उसको कोई इंफॉर्मेशन मिल नहीं रहा, वो मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मांग रहा है, मैनेजमेंट उसको इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा, तब एज अ ऑडिटर अगर मुझे इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा तो मेरे लिए काम करना डिफिकल्ट हो गया है। मैनेजमेंट मेरे साथ कॉपरेट नहीं कर रहा, मुझे कहीं फ्रॉड वगैरह का शक है, मैनेजमेंट इज नॉट कॉपरेटिंग विद मी, दैट माइट बी अ रीजन। मैनेजमेंट मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, दैट माइट बी अ रीजन, है ना। अब क्या बोला गया है कि अगर ऑडिटर का जो कंसर्न है, मतलब ऑडिटर की जो परेशानी है जिसकी वजह से वो रिजाइन करने का सोच रहा है, वो ये है कि उसको मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा, मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो ऑडिटर को ना ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को अप्रोच करना चाहिए, ऑडिटर को ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को अप्रोच करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, देखो
नॉर्मल सिस्टम क्या होता है? नॉर्मल सिस्टम ये होता है कि ऑडिट कमेटी का मीटिंग होता है ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। वो जो ऑडिट कमेटी का मीटिंग होगा क्वार्टरली बेसिस में, वहां ऑडिटर भी आएगा, ऑडिट कमेटी के लोग भी आएंगे, मैनेजमेंट के लोग भी आएंगे। अब वहां पे नॉर्मली ऑडिटर अपना कंसर्न रेज कर देगा। लेकिन बोला गया कि अगर आपका कंसर्न इतना सीरियस है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में या फिर नॉन कॉपरेशन के रिस्पेक्ट में कि आप रेजिग्नेशन का सोच रहे हैं, तो आपको उन क्वार्टरली मीटिंग्स का वेट करने का कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा अप्रोच करो ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को और अपना कंसर्न्स बताओ, बिकॉज ऑडिटर्स रेजिग्नेशन इज अ मैटर ऑफ अटमोस्ट कंसर्न। उसके बाद बोला गया कि जब भी ऑडिटर रिजाइन करेगा ना, तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑडिट कमेटी को देने होंगे और ऑडिट कमेटी को रीजंस भी बताना होगा। क्या करना होगा? ऑडिट कमेटी को रीजंस भी बताना होगा। यानी प्रैक्टिकली सोच के देखो, 140 सबसेक्शन 2 कहता था कि अगर ऑडिटर रिजाइन करेगा तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी को प्लस आरओसी को। अब सेबी लोडर रेगुलेशन बोल रहा है कि लिस्टेड कंपनी के केस में ऑल्सो इन्फॉर्म द ऑडिट कमिटी, ऑडिटर को ऑडिट कमिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए। अब आगे बोला गया है कि ऑडिट कमिटी क्या करेगा? ऑडिट कमिटी शैल डेलिब्रेट द मैटर, ऑडिट कमिटी शैल डेलिब्रेट द मैटर, मतलब बातचीत करेगा, डिस्कस करेगा, एनालाइज करेगा कि भाई ऑडिटर क्यों रिजाइन करना चाहता है, एंड कम्युनिकेट इट्स व्यू टू ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऑडिटर अगर रिजाइन कर रहा है तो 140 सबसेक्शन 2 के हिसाब से कंपनी को इन्फॉर्म कर रहा है, आरओसी को इन्फॉर्म कर रहा है, सेबी लोडर के रेगुलेशन के हिसाब से ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म कर रहा है, फिर ऑडिट कमेटी डेलिब्रेट कर रहा है और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर रहा है। और फाइनली जब मैनेजमेंट को पता चल जाएगा कि ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया है, तो मैनेजमेंट 24 घंटे के अंदर किसको बताएगा? स्टॉक एक्सचेंज को बताएगा। तो काफी एक अच्छा खासा इंटर रिलेशन वाला फ्लो है। फिर आगे बोला गया है कि अगर लिस्टेड एंटिटी से या उसके मेटल सब्सिडरी से ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? अगर लिस्टेड एंटिटी से या उसके मेटल सब्सिडरी से ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया तो उसको क्या करना चाहिए? क्या ऑडिटर को रिजाइन कर देना चाहिए? कि ऑडिटर को रिजाइन करके निकल जाना चाहिए? नहीं निकलना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑडिटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? याद करो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग SS 705। याद करो SS 705 हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है और ऑडिटर को लगता है कि वो जो इंफॉर्मेशन है जो नहीं मिला है दैट इज मटेरियल एंड परवेसिव, दैट इज हैविंग ए मटेरियल एंड परवेसिव इंपैक्ट, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लेम द रिपोर्ट। यहां वही बात बोली गई है, यहां वही बात बोली गई है कि अगर लिस्टेड एंटिटी या उसके मेटल सब्सिडरी से ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता तो ऑडिटर को डिस्क्लेम करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAI, दैट इज नफरा। तो प्रैक्टिकली आप CA फाइनल के स्टूडेंट हो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप अपनी बाउंड्रीज सेबी लोडर तक सीमित नहीं रख सकते हो। आपको सेबी लोडर के साथ स्टैंडर्ड्स को लिंक करना होगा, सेबी लोडर के साथ कंपनीज एक्ट को लिंक करना होगा, अगर पॉसिबल है तो सर्कुलर नंबर या फिर सर्कुलर का जो डेट है वो लिखना होगा, तब जाके आप 4 में 4 नंबर ला सकते हो। और इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स के ऑडिट में लॉ में 70+ मार्क्स आते हैं, बिकॉज कम टाइम के अंदर हम लोग चीजें कवर भी करते हैं और ये सारी चीजें रेफर करके आते हैं एग्जाम में। दैट इज वाई द स्टूडेंट्स गेट मोर मार्क्स। सो अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए तो प्लीज आप इस तरीके से इंटरलिंक भी करोगे और अपने आंसर को अच्छे तरीके से लिख कर भी आओगे, प्रेजेंट करके भी आओगे। अब एक लास्ट टॉपिक है यहां पे, ऑब्लिगेशंस। अच्छा, यहां पे एक और चीज बोला गया है, द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी शैल सर्टिफाइड कंप्लायंस बाय ए लिस्टेड एंटिटी अबव इन द एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, कि ये जो भी ऊपर लिखा गया वो सारा कंप्लाई हुआ है, वो क्या करना चाहिए? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लाई कर देना चाहिए, सर्टिफाई कर देना चाहिए, कंप्लायंस बाय लिस्टेड एंटिटी। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसके बाद बोला गया है ऑब्लिगेशंस ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मेटल सब्सिडरी, कि यहां पे लिस्टेड एंटिटी और मेटल सब्सिडरी की क्या जिम्मेदारी बनती है जब ऑडिटर रिजाइन कर देगा। ऊपर लिखा गया था ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी बनती है जब वो रिजाइन करेगा, यहां बोला है कि लिस्टेड एंटिटी और मेटल सब्सिडरी की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो रिजाइन करेगा। अब एक चीज सोचना, लॉजिकली सोचना, बोला कि अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर तो पहले क्वार्टर के लिए रिपोर्ट रिलीज करेगा, आफ्टर 45 डेज तो सेकंड क्वार्टर के लिए भी रिपोर्ट रिलीज करेगा। लेकिन सोचो अब यहां पे सिनेरियो क्या बन रहा है। मान लो ऑडिटर रिजाइन कर रहा है एंड ऑफ क्वार्टर के 50 दिन बाद,
और अपना रेजिग्नेशन के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, लेकिन उसको रिपोर्ट रिलीज करना पड़ेगा सेकंड क्वार्टर का भी, तभी वो प्रॉपर्ली रिजाइन करके जा सकता है। बट मैनेजमेंट को तो उसने इन्फॉर्म कर दिया कि आई एम रिजाइनिंग। अब वहां पे एक रिस्क है, कंसर्न है कि मैनेजमेंट ऑडिटर के साथ कॉपरेट ना करे। मैनेजमेंट ये बोले ऑडिटर को कि भैया तू तो रिजाइन करके जा रहा है, अगर तू रिजाइन करके जा रहा है तो मैं तेरे को इन्फॉर्मेशन क्यों दूं। अब अगर मैनेजमेंट वहां पे ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं तो ऑडिटर रिपोर्ट रिलीज कैसे करेगा। तो इसलिए यहां पे क्या बोला है, ध्यान से रीड करना। कोऑपरेशन बाय द लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मैटरल सब्सिडियरी during the period from when the auditor proposes to resign till the auditor submits the report for such quarter one financial year as specified above, the listed entity and its material subsidiaries shall continue to provide all such documents / information। तो कितना लॉजिकल है यार, सब कुछ लॉजिकल होता है। डिस्क्लोजर ऑफ ऑडिट कमिटीज व्यू टू द स्टॉक एक्सचेंज। अब यहां पे ये भी बोला गया कि देखो हमने क्या डिस्कस किया कि ऑडिटर रिजाइन करेगा, ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करेगा, ऑडिट कमेटी डेलिब्रेट करेगा, अपने व्यूज ऑडिटर को और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा, और जैसे ही मैनेजमेंट को रीजन का पता चलता है तो स्टॉक एक्सचेंज को 24 घंटे में बताना पड़ता है। साथ ही साथ जो ऑडिट कमेटी का व्यू है वो भी स्टॉक एक्सचेंज को बताना है 24 घंटे के अंदर। यानी लिस्टेड कंपनी को ऑडिटर के रेजिग्नेशन के बारे में भी बताना है, ऑडिटर ने जो रीजंस दिया है उसके बारे में भी बताना है, और साथ साथ ऑडिट कमेटी के व्यूज के बारे में भी बताना है। और कितने टाइम के अंदर बताना है, 24 घंटे के अंदर बताना है, आफ्टर द डेट ऑफ सच ऑडिट कमेटी मीटिंग। ऑडिट कमेटी ने मीटिंग बुलाई होगी, मीटिंग के अंदर डेलिब्रेट किया होगा, डिस्कस किया होगा मैनेजमेंट के साथ, है ना। तो अब जो ऑडिट कमेटी के व्यूज हैं वो भी बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को 24 घंटे के अंदर। अगर यहां पे ऑडिट कमेटी नहीं है तो कंप्लायंस कौन करेगा पूरे चैप्टर के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई थिंक लॉजिकल है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक चीज और क्लैरिफाई की गई है, द स्टॉक एक्सचेंजेस आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस सर्कुलर टू द नोटिस ऑफ ऑल लिस्टेड एंटिटीज एंड देयर मैटरल सब्सिडियरीज एंड डिसेमिनेट ऑन देयर वेबसाइट्स में बताना होगा। अगर ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड है 141 के अंदर तो सर्कुलर के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। भाई लॉजिकल सी चीज है, एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, कंफ्यूज कैसे करेगा वो आपको। मैं एग्जामिनर हूंगा तो क्या क्वेश्चन पूछूंगा, मैं एग्जामिनर हूंगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि भैया आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर विद इन 45 डेज ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो गया, उसने 5 लाख का सिक्योरिटी परचेज कर लिया कंपनी का, बताओ भाई सेबी लॉटर रेगुलेशंस के हिसाब से ऑडिटर की क्या रिक्वायरमेंट होगी। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा भाई डिस्क्वालिफाइड हो गया तो विद इन 45 डेज हुआ या आफ्टर 50 डेज हुआ, अच्छा ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होगा, लिख के आ जाओगे 0 मिलेगा। बिकॉज प्रैक्टिकली वहां पे ऑडिटर ने रिजाइन नहीं किया, वो डिस्क्वालिफाइड हो गया, यानी उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ रहा है, उसको लात मार के बाहर निकाला जा रहा है। रेजिग्नेशन अलग बात होती है, डिस्क्वालिफिकेशन अलग बात होती है, तो वो भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस चैप्टर। कितना सिंपल है बताओ, कॉम्प्लिकेटेड है क्या? कितना ज्यादा सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन शर्त है कि पहले के कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होने चाहिए। अब देखना जो अगला कॉन्सेप्ट है, अगला अमेंडमेंट है, दैट इज मीनिंग ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्क फर्म, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आया है। तब इस अमेंडमेंट को देख के भी काफी लोगों को डर लग रहा है कि सर मीनिंग ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्क फर्म कितना कुछ दिया है यार, मतलब कितना कुछ दिया है, भर भर के दिया है सर, कितना पढ़ेंगे हम, बाप रे बाप, डर लग गया देख के। अरे भाई डर लगने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। जितना मैं कराने वाला हूं ना उसके बाहर कुछ नहीं आ सकता, लिख के दे रहा हूं, जितना कराने वाला हूं उसके बाहर कुछ नहीं आ सकता, उतने में से ही आएगा। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, कोई भी क्वेश्चन आ गया नेटवर्क का कर लोगे, ठीक है। अब देखो नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क फर्म होता क्या है। जैसा आपको पता है कि आज के टाइम पे व्हाट हैपेंस इज दैट कि जो अलग अलग सीए फर्म्स हैं, सीए फर्म्स मिलके क्या कर लेती हैं, आपस में एक नेटवर्क बना लेती हैं। आपने बहुत सुना होगा कि नेटवर्क बना लिया, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली हमारे सामने तो सिर्फ एक नाम आता है, सिर्फ एक एसोसिएशन का नाम आता है कि ओके दिस इज अ नेटवर्क, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट सीए फर्म्स। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कैसे क्लासिफाई किया जाएगा कि वेदर दिस इज अ नेटवर्क और नॉट। नेटवर्क बनने के लिए क्या क्या टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, वो सारा कुछ यहां पे देखना है। अब देखना ये इसके साइज में मत जाओ, इसके साइज में मत जाओ, बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने आपके सामने निचोड़ रखा है। नेटवर्क बनने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, व्हाट इज अ नेटवर्क एंड व्हाट इज नॉट अ नेटवर्क, पहले इतना समझते हैं। देखो नेटवर्क बनने के लिए कि अगर हम कह रहे हैं कि हाँ भाई ये नेटवर्क है ऑफ डिफरेंट सीए फर्म्स, ये एक नेटवर्क है ना, अगर हम कह रहे हैं कि एक नेटवर्क है तो नेटवर्क बनने के लिए क्या क्या चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर नेटवर्क बनने के लिए उन फर्म्स के बीच कॉपरेशन होना चाहिए, फर्दर उनको ऑब्जेक्टिव कॉस्ट शेयरिंग होना चाहिए कि हाँ भाई वो कॉस्ट शेयर करना चाहते हैं, वो प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए भी राजी होने चाहिए, कॉमन ओनरशिप होनी चाहिए,
कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए, कॉमन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कॉमन ब्रांड नेम होना चाहिए, एंड उसके बाद दे शुड ऑल्सो शेयर प्रोफेशनल रिसोर्सेज अमंग देमसेल्व्स, जैसे कि पार्टनर्स एंड स्टाफ भी कॉमन है, पार्टनर्स म्यूचुअली काम कर रहे हैं, स्टाफ म्यूचुअली काम कर रहा है, टेक्निकल डिपार्टमेंट कलेक्टिवली काम कर रहे हैं कि ठीक है भाई एक फर्म का टेक्निकल डिपार्टमेंट दूसरे के लिए भी काम कर रहा है, उनके ऑडिट मेथोडोलॉजीज कॉमन है, उनका जो ट्रेनिंग कोर्सेज है वो भी कॉमन है कि अगर किसी को बुलाया ट्रेनिंग देने के लिए तो एक साथ ही सबने ट्रेनिंग ले ली, दोनों फर्म के जितने भी लोग हैं या तीनों फर्म के जितने भी लोग हैं सबने ट्रेनिंग ले ली, तभी तो कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा, है ना। अगर ऑडिट मेथोडोलॉजी कॉमन होगा, ट्रेनिंग कोर्सेज कॉमन होंगे, तभी तो जाके कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा, टेक्निकल डिपार्टमेंट कॉमन है तभी तो कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा। तो नेटवर्क होने के लिए ना ये सारा पैरामीटर्स होना चाहिए, लाइक देयर शुड बी कोऑपरेशन, कॉस्ट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, कॉमन ओनरशिप, कॉमन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर्स, कॉमन ब्रांड नेम एंड शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल रिसोर्सेज। एंड शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल रिसोर्सेज के अंदर भी वी हैव पार्टनर्स एंड स्टाफ, वी हैव टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, वी हैव ऑडिट मेथोडोलॉजी, वी हैव ट्रेनिंग कोर्सेज। यानी कुल मिला के आप 8 चीजें याद रखो कि नेटवर्क बनने के लिए 8 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। नेटवर्क बनने के लिए 8 चीजें होनी चाहिए, कलेक्टिवली होनी चाहिए। सिर्फ 1 या 2 एलिमेंट फुलफिल हो गया तो इट डज नॉट कंस्टिट्यूट ए नेटवर्क। अब मजे की बात यह है कि जो लंबा चौड़ा कहानी वहां पे दिया हुआ है ना, आप उसको रीड करने जाओगे ना तो क्रक्स ये निकल के आएगा कि उन सारे पॉइंट्स में वो क्या कह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां बोला कॉस्ट शेयरिंग, कि कॉस्ट शेयरिंग इज अ क्राइटेरिया टू कंस्टिट्यूट ए नेटवर्क, लेकिन अगर सिर्फ कॉस्ट शेयरिंग है, कॉस्ट शेयरिंग के अलावा बाकी जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल ही नहीं हो रहा, कॉमन ब्रांड नेम नहीं है, प्रोफेशनल रिसोर्सेज शेयर नहीं हो रहे, कॉमन ओनरशिप नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन क्या सिर्फ कॉस्ट शेयरिंग की वजह से वो नेटवर्क कंस्टिट्यूट हो जाएगा? द आंसर इज नो। शेयरिंग ऑफ कॉस्ट तो हो रहा है बट शेयरिंग ऑफ कॉस्ट लिमिटेड है, कुछ चीजों में कॉस्ट शेयरिंग होती है, बाकी चीजों में कॉस्ट शेयरिंग नहीं होती है, तो क्या उससे वो नेटवर्क कंस्टिट्यूट हो जाएगा? नो। एसोसिएशन तो है, कॉर्पोरेशन तो है, बट 2 अनरिलेटेड फर्म्स का है, 2 अनरिलेटेड एंटिटीज का है, क्या उससे वो नेटवर्क कंस्टिट्यूट हो जाएगा? नो, राइट। तो एक तरीके से क्या कहना चाह रहे हैं ये कि भाई नेटवर्क बनने के लिए ना ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए, कॉर्पोरेशन भी होना चाहिए, कॉस्ट शेयरिंग भी होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग भी होनी चाहिए, कॉमन ओनरशिप होना चाहिए, कॉमन क्वालिटी होना चाहिए, कॉमन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कॉमन ब्रांड नेम, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल रिसोर्सेज, राइट। एंड शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल रिसोर्सेज के अंदर भी पार्टनर्स एंड स्टाफ, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, ऑडिट मेथोडोलॉजी, ट्रेनिंग कोर्सेज। आप बोलोगे सर कितनी बार रिपीट करोगे? भाई मैं बार बार रिपीट करूंगा बिकॉज मुझे चाहिए कि तुम अभी याद हो जाए। तो नेटवर्क बनने के लिए 8 चीजें होनी चाहिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ रिपीट करोगे। क्या क्या? कॉर्पोरेशन, कॉस्ट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, कॉमन ओनरशिप, कॉमन क्वालिटी, कॉमन कंट्रोल क्वालिटीज प्रोसीजर्स, कॉमन ब्रांड नेम एंड शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल रिसोर्सेज। अब व्हाट इज नॉट ए नेटवर्क? व्हाट इज नेटवर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज नॉट ए नेटवर्क। मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं यहीं से क्वेश्चन पूछता, इसी से केस स्टडी बनाता। शेयरिंग ऑफ फी मटेरियल कॉस्ट बाय इटसेल्फ डज नॉट कंस्टिट्यूट ए नेटवर्क। Sharing of cost is limited if the sharing of cost is limited to professional resources. If the sharing of cost is limited to professional resources, तो यहां पे अगेन दैट इज नॉट ए नेटवर्क। मतलब हमने शेयरिंग ऑफ कॉस्ट भी हमारा लिमिटेड है, कॉमन ट्रेनिंग तो हो जाता है बट बाकी चीजों में कॉस्ट शेयरिंग नहीं हो रहा, दैट इज अगेन नॉट ए नेटवर्क। अगर कोई भी एसोसिएशन फर्म और अनरिलेटेड एंटिटी के बीच बना दिया गया है फॉर सम म्यूचुअल बेनिफिट्स, दैट इज अगेन नॉट ए नेटवर्क। तो इतना ध्यान रखोगे। आपको मैं रीड भी करा देता हूं ताकि आपको तसल्ली मिल जाए कि भाई ये जो भी है सब स्टडी मटेरियल से ही निकाला हुआ है, मतलब आपके आरटीपी से ही निकाला हुआ है। तो व्हाट इज अ नेटवर्क? इट इज अ लार्जर स्ट्रक्चर दैट इज एम्ड एट कॉर्पोरेशन, दैट इज क्लियरली एम्ड एट प्रॉफिट और कॉस्ट शेयरिंग और शेयर्स कॉमन ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट, कॉमन क्वालिटी कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स, कॉमन बिजनेस स्ट्रेटेजी, यूज ऑफ ए कॉमन ब्रांड नेम और सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्रोफेशनल रिसोर्सेज। उसके बाद पहले पॉइंट के अंदर सिर्फ ज्ञान दिया है, दूसरे पॉइंट के अंदर सिर्फ ज्ञान दिया है, इग्नोर कर सकते हो, कोई नहीं पूछेगा। तीसरे पॉइंट में काम की बातें लिखी गई हैं, सो मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। Where the large structure is aimed at cooperation and it is clearly aimed at profit or cost sharing among the entities within the structure, it is deemed to be a network. सही बात है। However, the sharing of e-material cost does not in itself create a network. In addition, if the sharing of cost is limited only to those costs related to the development of audit methodologies, manuals or training courses, this should not in itself constitute a network. And further, an association between a firm and an otherwise unrelated entity to jointly provide a service or develop a product. मतलब एक unrelated entity के साथ मिल गए, एक unrelated entity के साथ collaboration कर लिया to develop a product, है ना, या फिर टू प्रोवाइड ए सर्विस, तो उससे क्या हो जाएगा? नेटवर्क नहीं बन जाएगा, बिकॉज एक तो क्या है वो अनरिलेटेड आपस में एंड दैट इज जस्ट ए वन टाइम एसोसिएशन।
उसके बाद ना वापस से घुमा फिरा के आप पॉइंट्स रीड करोगे तो कॉमन वही कहानी लिखी हुई है, कॉमन वही कहानी लिखी हुई है। कुल मिला के वो 8 पॉइंट्स में ही घूम रहा है मामला। अगर लार्ज स्ट्रक्चर एम्ड एट कॉर्पोरेशन में कॉमन ओनरशिप शेयर किया जा रहा है, कंट्रोल शेयर किया जा रहा है, मैनेजमेंट शेयर किया जा रहा है, दिस इज डीम्ड टू बी ए नेटवर्क। फिर कहा जा रहा है कि अगर लार्ज स्ट्रक्चर एम्ड है एट कोऑपरेशन एंड एंटिटीज विद इन द स्ट्रक्चर शेयर कॉमन क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स पॉलिसीज, इट इज डीम्ड टू बी ए नेटवर्क। फिर कहा जा रहा है शेयरिंग ए कॉमन बिजनेस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स एन एग्रीमेंट बाय द एंटिटीज टू अचीव कॉमन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, अगेन दैट इज अ नेटवर्क। मतलब वही सारे पॉइंट्स को अलग अलग करके बता रहे हैं। फिर बताया जा रहा है वेयर द लार्ज स्ट्रक्चर इज एम्ड एट कोऑपरेशन एंड द एंटिटीज विद द स्ट्रक्चर शेयर द यूज ऑफ अ कॉमन ब्रांड नेम, अगेन इट इज डीम्ड टू बी अ नेटवर्क। मतलब किया क्या, वही तो 8 पॉइंट अलग अलग बता रहे हैं, ये पेजेस का साइज भरा हो गया। एक कॉमन ब्रांड नेम इंक्लूड्स कॉमन इनिशियल्स और ए कॉमन नेम। Even though a firm does not belong to a network and does not use a common brand name as part of its firm name, it may give the appearance that it belongs to a network if it makes reference in its stationery or promotional material to being a member of an association of firms. Accordingly, if care is not taken in how firm describes such membership, a perception may be created. सब बकवास है यार, कोई नहीं पूछेगा। कुल मिलाकर आप ये ध्यान रख लो कि जो यहां पे मैंने आपके लिए बनवाया था ना नेटवर्क का, ये 8 पैरामीटर एंड व्हाट इज नॉट ए नेटवर्क, अगर आपने इतना नोट डाउन कर लिया, आपने इतना पढ़ लिया है, तो आरटीपी के अंदर ये जो पहला 9 पॉइंट है ना पूरा स्किप कर सकते हो। रैदर पहला 10 पॉइंट स्किप कर सकते हो, कोई नहीं पूछने वाला। फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क बोला गया कि नेटवर्क जो है म्यूचुअल एंटिटी की तरह कंस्टिट्यूट हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म की तरह कंस्टिट्यूट हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की तरह फर्म की तरह कंस्टिट्यूट हो सकती है। तो इट कैन बी कंस्टिट्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल एंटिटी, इट कैन बी कंस्टिट्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बट अगर पार्टनरशिप फर्म की तरह कंस्टिट्यूट होती है तब यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 20 होंगे। इट कैन बी कंस्टिट्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म subject to the provisions of the CA Act. It can be constituted as the in the form of a company, but Companies Act वाला कंपनी नहीं, सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्टीट्यूट। आपको पता ना इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस दिया हुआ है कि अगर कोई सीए फर्म सिर्फ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है, अगर सिर्फ एमसीसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम लोग स्टैट ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो हम कंपनी फॉर्म कर सकते हैं अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे उस कंपनी की बात हो रही है। तो नेटवर्क म्यूचुअल एंटिटी के फॉर्म में हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म के केस में फॉर्म के हो सकता है, एलएलपी के फॉर्म में हो सकता है, कंपनी के फॉर्म में हो सकता है, बट अगर पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में होता है तो मैक्सिमम कितना हो गया 20 पार्टनर्स। उसके बाद देखना ये आखिरी का 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 6 एंड 7 मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए फर्म इज अलाउड टू ज्वाइन ओनली वन नेटवर्क, एक फर्म एक ही नेटवर्क ज्वाइन कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एक फर्म 4-5 नेटवर्क को उसने ज्वाइन कर लिया। Firms having common partners shall join only one network. तो ये 2 पॉइंट्स को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, दैट ए फर्म इज अलाउड टू ज्वाइन ओनली वन नेटवर्क एंड फर्म्स हैविंग कॉमन पार्टनर्स शैल ज्वाइन ओनली वन नेटवर्क। उसके बाद अब नेटवर्क का जो नाम रखा जाएगा उसके लिए इंस्टीट्यूट का अप्रूवल चाहिएगा। तो उसके लिए भी इन्होंने कहानी दिया हुआ है कि आप सबसे पहले नेम सेलेक्ट करो, सेलेक्ट द नेम, और नेम सेलेक्ट करके एक फॉर्म में भर दो, सॉरी फॉर्म में यहां पे नहीं आएगा, आप नेम सेलेक्ट कर दो, नेम सेलेक्ट करके आप इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म कर दो, इन्फॉर्म इंस्टीट्यूट। इसके लिए एक फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है, कुछ कंडीशंस हैं कि नाम किस तरीके का होना चाहिए, देखेंगे अभी। उसके बाद इंस्टीट्यूट इन्फॉर्म करेगा, शैल इन्फॉर्म विद इन 30 डेज। इंस्टीट्यूट 30 डेज के अंदर इन्फॉर्म करेगा, क्या इन्फॉर्म करेगा कि जो नेटवर्क का नाम है इसको अप्रूव किया गया है या रिजेक्ट किया गया है। तो आपको क्या कर लेना है, नेटवर्क बना लेना है,
नाम सेलेक्ट कर लेना है, इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म कर देना है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दिया गया है, उसके बाद इंस्टीट्यूट आपको इन्फॉर्म कर देगा 30 डेज के अंदर कि उन्होंने नेटवर्क का नाम अप्रूव किया है या रिजेक्ट किया है। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस दी गई है। अब देखो हमेशा ना नाम से पता चल जाना चाहिए कि वेदर इट इज अ नेटवर्क और इट्स ए इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाम से पता चल जाना चाहिए। इसीलिए बोला गया है द नेटवर्क में हैव डिस्टिंक्ट नेम विच शुड बी अप्रूव्ड बाय द इंस्टीट्यूट। To distinguish a network from a firm of chartered accountants, the words and affiliates shall be used after the name of the network। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कभी भी एक नेटवर्क फॉर्म होता है तो नाम के आगे लगाना होगा एंड एसोसिएट्स। काफी अच्छा केस स्टडी बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, कि कभी भी अगर नेटवर्क फॉर्म होगा तो नाम के आगे लगाना पड़ेगा एंड एसोसिएट्स, एंड द वर्ड्स एंड कंपनी ऑब्लिक एंड एसोसिएट्स यूज नहीं होगा। तो यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो आपसे एक एमसीक्यू पूछ सकता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, राइट, जिसमें आपको वो 4 ऑप्शंस दे देगा। ऑप्शंस किस तरीके से दे देगा? फॉर एग्जांपल ए बी एंड एसोसिएशन, ए बी एंड कंपनी, ए बी एंड एफिलिएट्स, ए बी एंड ग्रुप। बताओ विच ऑफ दिस फॉर्म ए नेटवर्क। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे एंड एफिलिएट्स अगर यूज किया गया है तो दैट कंस्टिट्यूट्स ए नेटवर्क। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो नेटवर्क है वो म्यूचुअल एंटिटी के फॉर्म में बन सकता है, वो एलएलपी के फॉर्म में बन सकता है। तो बोला गया है कि अगर नेटवर्क म्यूचुअल एंटिटी के फॉर्म में बनता है या पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्म में बनता है तो नेम क्या आ जाएगा? ए बी एंड एफिलिएट्स। अगर नेटवर्क एलएलपी के फॉर्म में बनता है तो यहां पे नाम आ जाएगा ए बी एफिलिएट्स एलएलपी। अगर नेटवर्क लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में बनता है तो नाम आ जाएगा ए बी एफिलिएट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये वाला जो पार्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखना, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, एक तो ये फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क का पॉइंट नंबर 6, 7 काफी इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऊपर जो हमने डिस्कस किया था उसका पॉइंट 3 बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां 3 अलग अलग केसेस थे कि व्हाट डज नॉट कंस्टिट्यूट ए नेटवर्क। उसके बाद ये जो नेम वाला पार्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एग्जामिनर होता पक्का पूछता। और फिर बोला कि इंस्टीट्यूट अप्रूव कर देगा या रिजेक्ट कर देगा नेम ऑफ द नेटवर्क एंड इंटीमेट द सेम टू द नेटवर्क टू इट्स एड्रेस मेंशन इन फॉर्म ए। तो जब इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म किया था तो उसने एक फॉर्म ए भरा था जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, और फॉर्म ए के अंदर अपना सारा एड्रेस वगैरह दिया था। इंस्टीट्यूट 30 डेज के अंदर अप्रूवल या रिजेक्शन क्या कर देगा? उसी एड्रेस में कम्युनिकेट कर देगा। उसके बाद प्रोसीजरल पार्ट है, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। ए से डी तक का जो पार्ट था वो इंपॉर्टेंट है, ई ऑनवर्ड जो भी दिया हुआ है बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम चांसेस आने के। आफ्टर द नेम ऑफ ए नेटवर्क इज अप्रूव्ड द इंस्टीट्यूट शैल रिजर्व सच नेम फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, इंस्टीट्यूट 3 महीने के लिए नाम रिजर्व कर देगा। नाम अप्रूव हो गया, इंस्टीट्यूट 3 महीने के लिए क्या कर देगा? रिजर्व कर देगा, और बोलेगा कि भैया तुम अपना नाम को 3 महीने के अंदर रजिस्टर करा लो। अगर तुमने अपना नाम 3 महीने के अंदर रजिस्टर नहीं कराया तो जो नाम तुमको असाइन किया गया था वो कैंसिल हो जाएगा। तो तुमने नाम के लिए अप्लाई किया, नाम इंस्टीट्यूट ने अप्रूव कर दिया, 3 महीने के लिए नाम रिजर्व्ड है, 3 महीने के अंदर रजिस्टर करा लो, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और अगर 3 महीने के अंदर नाम तुमने रजिस्टर नहीं कराया तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहां पे एक चीज रेलिवेंट है, पॉइंट नंबर जी, इसको मार्क कर लेना। अगर नेटवर्क में कोई भी एग्जिट होता है या कोई भी एंट्री होता है, मान लो कि हो सकता है कि लेटर से पहले 2 फर्म्स मिलकर उन्होंने नेटवर्क कंस्टिट्यूट किया था, अब उसी नेटवर्क में 3rd फर्म की एंट्री होती है तो एंट्री हो गया। या लेटर से 3 फर्म्स ने मिलकर नेटवर्क कंस्टिट्यूट किया था, A + B + C, अब उसी में एक का एग्जिट हो जाता है कि आई डोंट वांट टू बी ए फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ द नेटवर्क, तो दोबारा से इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो बोला कि फॉर्म C फाइल करके इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म कर दो 30 डेज के अंदर। क्या करो? फॉर्म C फाइल करके इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म कर दो 30 डेज के अंदर। अब देखना यहां पे 3 फॉर्म्स हैं, फॉर्म A, फॉर्म B, फॉर्म C। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्म A वाज द इनिशियल एप्लीकेशन फॉर नेटवर्क। फॉर्म A वाज द इनिशियल एप्लीकेशन फॉर द नेम ऑफ नेटवर्क।
फॉर्म बी इज फॉर गेटिंग द नेम ऑफ नेटवर्क which is approved by the institute within 3 months. एंड फॉर्म सी है फॉर न्यू एंट्री ऑब्लिक एग्जिट फ्रॉम नेटवर्क, जो 30 डेज के अंदर फाइल करना पड़ता है। तो ये 3 फॉर्म्स हैं और ये तीनों यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 3 फॉर्म्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेम ऑफ नेटवर्क के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट डज नॉट कंस्टिट्यूट ए नेटवर्क, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखना, अब ये वाला जो पार्ट है, पार्ट नंबर एच एंड पार्ट नंबर आई एंड पार्ट नंबर जे, एंड उसके बाद जो ये रिपील्स एंड सेविंग्स करके दिया हुआ है, आप इसे काट सकते हैं। और अगर काटने को आपका दिल नहीं चाह रहा है, आपका दिल नहीं मान रहा है, तो यहां पे आप वर्ड लिख दीजिए आर, दैट इज जस्ट रीड। जितनी ज्यादा भक्ति है, जितनी ज्यादा भावनाएं हैं रीड करने की, आप एक बार रीड कर लो, बट यहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रेयरेस्ट है। ठीक है, तो नेटवर्क के लिए किस तरीके से क्या क्या कंडीशंस पूरा करना है, वो 8 कंडीशन। क्या नेटवर्क नहीं हो सकता, देन नेटवर्क का नाम क्या होना चाहिए, नेटवर्क के फॉर्म्स क्या होने चाहिए, एंड जब नाम रिजर्व हो जाएगा तो उसके बाद रजिस्टर कराना है, एंड न्यू एंट्री एग्जिट होगा तो उसके लिए इन्फॉर्म करना है, जिसके लिए 3 अलग अलग फॉर्म्स हैं, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी। तो ये सारा कुछ आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये सारा कुछ आपको याद रखना है। दिस आर द रेलिवेंट अमेंडमेंट्स इन दिस चैप्टर, दैट इज द चैप्टर ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ये सारे रेलिवेंट अमेंडमेंट्स हैं जो क्या करना है सर, आपको याद रखना है। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट पिछली बार आया था, सिर्फ रिकॉल कराने के लिए बता देता हूं आपको। ठीक है, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का याद आपको 20 गाइडलाइंस था, उसी में 21st गाइडलाइन ऐड हुआ था पिछली बार। एन इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड साइमल्टेनियसली एज द जीएसटी ऑडिटर। क्या आया था, एन इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड साइमल्टेनियसली एज द जीएसटी ऑडिटर। ध्यान रख लेना यार, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ध्यान रख लीजिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दिस अमेंडमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट केम लास्ट टाइम इन द चैप्टर प्रोफेशनल एथिक्स। और अभी के लिए फिलहाल जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क है ये आपके लिए रेलिवेंट है। तो सेबी लोडर का जो भी आरटीपी का अमेंडमेंट था अपन ने देख लिया, नेटवर्क रिलेटेड, प्रोफेशनल एथिक्स रिलेटेड जो भी था अपन ने देख लिया। मैंने आपको बताया था कि सेबी लोडर के जो स्टडी मैट से रिलेटेड अमेंडमेंट है उसका मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड किया है 35 मिनट्स का, आप प्लीज उसे देखिएगा, है ना। प्रॉपर लिखित में मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए वहां पे सिंप्लीफाई करने के लिए। दैट इज अमेंडमेंट्स इन सेबी लोडर विया स्टडी मटेरियल, वीडियो का नाम है, तो प्लीज उसको आप देख लेना। लास्टली जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, एनबीएफसी का अमेंडमेंट डिस्कस करना है कि एनबीएफसी में क्या क्या चेंजेस हैं। जो पहले एनबीएफसी में था वो डिस्कस नहीं कर रहा मैं, एनबीएफसी में क्या चेंजेस है वो डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ, ठीक है। तो उसके लिए मैं निकाल रहा हूं रिवाइज स्टडी मटेरियल आपका, और स्टडी मटेरियल के अंदर मैं मार्क करा दूंगा व्हाट आर द चेंजेस। एनबीएफसी के अंदर भी कुछ 2-3 चेंजेस इस बार आए हैं, एक चेंज पिछली बार आया था। 2-3 चेंजेस जो इस बार आया मैं वो बता रहा हूं आपको, और जो पिछली बार जो चेंज आया था वो मार्क करा रहा हूं बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी मैं साथ में मार्क करा दूंगा। तो प्लीज एक काम करो यार, स्टडी मैट निकाल लो, यू कैन जस्ट डाउनलोड द स्टडी मैट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, एंड मैं भी अपना स्टडी मैटेरियल निकाल लेता हूं, फिर डिस्कस करते हैं। तो देखना यार, मैंने अपना स्टडी मैटेरियल निकाल लिया है। पेज नंबर 11.5 में आ जाओ, पेज नंबर 11.5 में आ जाओ। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है एनबीएफसी के अंदर फॉर May 20 एग्जामिनेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी। क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी चेंज हो चुका है, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। अब जो भी नोट्स यूज कर रहे हैं, जिस भी टीचर का नोट्स यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी चेंज हो चुका है। आप अगर पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन यूज करेंगे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी का अलग आंसर मिलेगा। अगर आप कोई भी पुराना बुक यूज करेंगे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी का आंसर अलग मिलेगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो व्हाट इज द न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी, दैट इज गिवन इन पेज नंबर 11.15 कि अब क्या क्या प्रकार के एनबीएफसीज हैं। दैट इज वी हैव इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी ICC। नाउ दिस वाज द न्यू टाइप ऑफ एनबीएफसी दैट वाज इंसर्टेड फॉर November 19 एग्जाम्स। तो ये एक नया टाइप का एनबीएफसी था जो November 19 एग्जाम्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो November 19 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यही था, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इससे आपके अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं। Then we have infrastructure finance companies, we have systematically important core investment company, we have infrastructure depth fund NBFC company, we have NBFC microfactors, we have non-operative financial holding company। तो अलग अलग प्रकार के NBFCs हैं यहाँ पे।
we have investment and credit company, we have infrastructure finance company, we have systematically important core investment company, we have infrastructure debt fund, we have non-banking financial company, microfinance institution, we have non-banking financial company factors, NBFC factors जिसे बोलते हैं, we have non-operative financial holding company. तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एनबीएफसीज, ये सारे नाम आपको याद रहने चाहिए. स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 नंबर मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, राइट. उसके बाद जो चेंजेस है वही बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द चेंजेस. क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय एनबीएफसी. क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय एनबीएफसी के अंदर ये तो पहले से था, देखो कि फ्रॉड्स को कितने अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया गया है. तो मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट थ्रू फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स, अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटीज, नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस, स्टेटिंग एंड फॉर्जरी, इरेगुलरिटी इन फॉरेक्स ट्रांजैक्शन. ये तो पहले से था, जिसमें हमने याद भी किया था कि सीएम ने क्या किया, फॉरेक्स में इरेगुलरिटी की और फ्रॉड किया. एक फॉर्मूला बनाया था क्लास में कि सीएम ने क्या किया, फॉरेक्स में इरेगुलरिटी करी और फ्रॉड करा. दैट इज सी फॉर कैश एंड शॉर्टेज, एम फॉर मैनिपुलेशंस, है ना, एफ से फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट. तो उस तरीके से हमने फॉर्मूला बना के याद किया था. अब यहां पे नया एडिशन क्या है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स टू द आरबीआई एज पर द मास्टर डायरेक्शंस. कि अगर फ्रॉड्स 1 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर फ्रॉड्स का अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा है, इन दैट सिचुएशन रिपोर्टिंग किसको करनी है. उसके बाद अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है, तब रिपोर्टिंग किसको करनी है. अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है तब रिपोर्टिंग किसको करनी है. तो ये आपको याद करना है, इसमें समझने का कुछ नहीं है, बिकॉज रिपोर्टिंग किसको करना है सिर्फ वो क्लासिफाइड है, ठीक है ना. लेकिन पेज नंबर मार्क कर लो इंस्टीट्यूट का 11.18, पेज नंबर 11.18 में दिया गया है, पेज नंबर 11.18 में दिया गया है. मैं काम करूंगा आपके लिए सिंप्लीफाइड एनबीएफसी का एक नोट भी शेयर कर दूंगा, न्यू एनबीएफसी नोट, जिसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनबीएफसी का कंबाइन किया है, सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कंपाइल किए हैं, अमेंडेड है, सिर्फ 7-8 पेज का है. मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, टेंशन मत लो, ठीक है. अभी के लिए सिर्फ मार्क कर लो, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू द आरबीआई एज पर द मास्टर डायरेक्शन. अगर फ्रॉड्स का अमाउंट जो है, इफ दैट इज इन्वॉल्विंग 1 लाख एंड अबव, and that is committed by way of misrepresentation, breach of trust, manipulation of books of accounts, fraudulent encashment, unauthorized handling, तो यहां पे क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करने होंगे, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ेगा टू द रीजनल ऑफिस ऑफ द बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, अंडर हुज जुरिस्डिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस फॉल्स. और कितने दिन में रिपोर्ट करना पड़ेगा, विद इन 15 डेज ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर टू विच इट रिलेट्स. उसके बाद अगर फ्रॉड का अमाउंट लेस देन 1 करोड़ है, मतलब ऑब्वियसली 1 लाख से ज्यादा है, reports in the prescribed format shall be sent to the regional office of the Department of Non-Banking Supervision of RBI, under whose jurisdiction the registered office of the applicable NBFC falls, within 3 weeks from the date of detection of fraud. उसके बाद we have frauds committed by unsurplus borrowers, कि for example dispose of कर दिया है hypothecated stock, जो स्टॉक का वैल्यू है उसको इन्फ्लेट कर दिया गया है, जो प्लेस्ड स्टॉक्स था उसको फ्रॉडुलेंटली रिमूव कर दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट्स की डिस्काउंटिंग फ्रॉडुलेंट तरीके से हुई है. तो इस फ्रॉड्स की बात हो रही है. फ्रॉड्स इन्वॉल्विंग 1 करोड़ और मोर सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्क दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है. एक तो जो आपको मैंने मार्क कराया था टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, उसका एक शॉर्ट नोट सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा फ्रॉड्स इन्वॉल्विंग 1 करोड़ और मोर काफी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अब क्या हो गया, 2 कैटेगरीज बन गया. अगर वो आपको क्वेश्चन में ये देता है कि आप एक स्टैट ऑडिटर हो, आपने कंपनी में देखा कि 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है, तब तो आप रिपोर्टिंग करोगे 143 सबसेक्शन 12 के हिसाब से. लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि आप एनबीएफसी के ऑडिटर हो और एनबीएफसी के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हुआ है, तब रिपोर्टिंग आप इस तरीके से करोगे. तो यहां पे जो रिपोर्ट किया जाएगा वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में किया जाएगा, 3 वीक्स के अंदर किया जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड टू द सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल आरबीआई. किसको किया जाएगा, टू द सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल आरबीआई एंड टू द रीजनल ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ आरबीआई, अंडर हुज जुरिस्डिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एप्लीकेबल एनबीएफसी फॉल्स. तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. एग्जाम में वो कह रहा है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है, देख लेना क्वेश्चन में कि वो स्टैट ऑडिटर की बात कर रहा है या एनबीएफसी के ऑडिटर की बात कर रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंगली वहां पे आंसर चेंज होने वाला है.
Similarly, cases of attempted frauds. All individual cases involving ₹25 lakh or more shall be continued to be placed before the audit committee. अब यहां पे देखना एनबीएफसी आईसीसी, जो मैंने आपको बताया कि नवंबर 19 का कॉन्सेप्ट था, नवंबर 19 के अमेंडमेंट वीडियो में डिस्कस भी किया है। एनबीएफसी आईसीसी दैट इज इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, एक नया एनबीएफसी फॉर्म हुआ। अब ये नया एनबीएफसी जब फॉर्म हुआ ना, तो 3 पुराने एनबीएफसी थे जिसको मर्ज कर दिया गया इनटू वन एनबीएफसी। एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, तीनों को मर्ज करके फॉर्म किया गया था एनबीएफसी आईसीसी। तो ये तीनों एनबीएफसी उस लिस्ट में से कम हो गए कैटेगरीज में से, और एक एनबीएफसी आ गया एनबीएफसी आईसीसी। ठीक है, अब वो जो एनबीएफसी आईसीसी है, एनबीएफसी आईसीसी के ऑडिट चेकलिस्ट में क्या क्या चीजें कवर होंगी, ये दिया हुआ है आपका पेज नंबर 11.20 पे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऑडिट ऑफ एनबीएफसीज में क्या क्या चीजें कवर होंगी, तब भी आपको यही सारे पॉइंट्स लिख के आने हैं जो पेज नंबर 11.20 में दिया है। और अगर आपसे वो ये पूछता है एग्जाम के अंदर कि ऑडिट ऑफ एनबीएफसी आईसीसी के अंदर कौन कौन सी पॉइंट्स कवर्ड होंगी, तब भी आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं जो पेज नंबर 11.20 में दिया हुआ है। ठीक है, यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट बहुत सिंपल है, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकली वेरीफाई द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। ये देख लेना कि एनबीएफसी ने लोन तो नहीं दे दिया अगेंस्ट ओन सिक्योरिटी। ये देख लेना कि अगर डिविडेंड इनकम डिक्लेयर किया तो उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर हुई है क्या। अगर एनबीएफसी ने अपना इन्वेस्टमेंट बेचा है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है क्या। एनबीएफसी का जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यूएशन प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से है कि नहीं है। ये देख लेना कि इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग AS 13 के हिसाब से हुई है कि नहीं हुई है। तो पॉइंट्स बहुत सिंपल हैं, यू कैन रिमेंबर एनी 8 to 10 पॉइंट्स, कोई भी 8 से 10 पॉइंट आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल्दो ये जो अमेंडमेंट है नवंबर 19 का था, बट इसे भी मैं मार्क कराऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी मैं मार्क कराऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुल मिलाकर एनबीएफसीज के अंदर स्टडी मैट से आपको मैंने क्या क्या मार्क कराया है, एक तो कैटेगरी ऑफ एनबीएफसीज मार्क कराया है, एक रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड मार्क कराया है, और एक एनबीएफसी आईसीसी का जो टॉपिक है, ये जो चेकलिस्ट दिया है, ये मार्क कराया है। एक टॉपिक और है जो मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा, वो भी अभी का अमेंडमेंट नहीं है, पहले का है। इंपॉर्टेंट मैं सिर्फ वही मार्क करा रहा हूं जहां से अमेंडमेंट्स आए हैं। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड AS ऑन एनबीएफसी, ये भी नवंबर 19 का अमेंडमेंट है, बट आपके लिए रेलिवेंट है, पेज नंबर 11.32 में दिया है। सो आप इंपॉर्टेंट लिस्ट में इसे भी डाल दोगे, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड AS ऑन एनबीएफसी, पेज 11.32। दिस आर द अमेंडमेंट्स, पिछली बार का अमेंडमेंट था ये। Differences between Division 2 and Division 3 of Schedule 3 in case of NBFCs. अकाउंट से रिलेटेड ये भी नवंबर 19 का अमेंडमेंट था, बट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार नहीं आया था ये क्वेश्चंस। तो नवंबर 19 के जो अमेंडमेंट्स थे ना, उसमें 3 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नवंबर 19 के अंदर 3 अमेंडमेंट्स आए थे बेसिकली। एक डिफरेंस बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3 इंपॉर्टेंट है, मार्क इट इंपॉर्टेंट। पेज नंबर कौन सा, 11.38, मार्क इट इंपॉर्टेंट। एक एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड AS ऑन एनबीएफसी, पेज नंबर 11.32, मार्क इट इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑडिट ऑफ एनबीएफसी का चेकलिस्ट क्या होगा, या ऑडिट ऑफ एनबीएफसी आईसीसी का चेकलिस्ट क्या होगा, पेज नंबर 11.21 में, मार्क इट इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स स्पेशली दैट रिपोर्टिंग ग्रेटर देन 1 करोड़, पेज नंबर 11.19, मार्क इट इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैव कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी, जहां पे ये 7 तरीके के एनबीएफसी के नाम दिए हैं, आपको सबका डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ना, सिर्फ नाम याद रखना है, मार्केट इंपॉर्टेंट। तो ये कुल जो 4-5 एरियाज है ना यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अमेंडमेंट्स का पार्ट है फ्रॉम द चैप्टर एनबीएफसी, जो नए कॉन्सेप्ट ऐड हुए हैं फ्रॉम द चैप्टर एनबीएफसी। ठीक है,
उसके अलावा अगर आप मुझसे एनबीएफसी का और भी इंपॉर्टेंट पूछोगे तो जो एनबीएफसी की रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कारो से रिलेटेड एक टॉपिक है कि कारो 16 में एनबीएफसी के अंदर क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 टॉपिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा अपार्ट फ्रॉम दिस 5। बट ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है ना, मतलब जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन इस बार ऐड हुए हैं, 2 कॉन्सेप्ट इस बार ऐड हुए हैं, इस बार मेनली 2 ऐड हुए, टाइप ऑफ एनबीएफसी एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, और 3 अमेंडमेंट पिछली बार आया था जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस टू एनबीएफसी, वो डिफरेंस वाला, एनबीएफसी आईसीसी वाला। तो ये 5 आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो एनबीएफसी का स्टडी मैट में आपको मैंने मार्क करा दिया। सेबी लोडर के अमेंडमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए फ्रॉम आरटीपी, आई बिलीव सिंपल था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। नेटवर्क की जो गाइडलाइंस हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया, आई बिलीव सिंपल था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इट वाज सिंपल। सिर्फ एक चीज हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं करी है, दैट इज अमेंडमेंट्स इन सेबी लोडर, दैट हैज कम फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। उसका एक अलग से वीडियो अवेलेबल है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 35 मिनट्स का है, तो आप उस वीडियो को प्लीज मिस मत करिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि अमेंडमेंट वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल था, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू डू दैट। एंड अगर आपको ऑडिट लॉ में अभी तकलीफ है, देन यू कैन गो फॉर आर रेगुलर कोर्सेज। हमारा रेगुलर कोर्सेज सिर्फ 90 आवर्स के अवेलेबल है, 90 आवर्स ऑडिट, 90 आवर्स लॉ विथ 400 क्वेश्चंस डिस्कस्ड इन द क्लास। उसके बाद यू कैन गो फॉर फास्ट ट्रैक क्लास, 50 घंटे का है, बट मजा आ जाएगा, 50 घंटे के अंदर भी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा, जस्ट 50 आवर्स, राइट। एंड वी ऑल्सो हैव आवर संजीवनी कोर्सेज, कि अगर किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ऑडिट लॉ कर रखा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो 25 घंटे में भी ऑडिट हो सकता है, 25 घंटे में भी लॉ हो सकता है, और रिजल्ट बहुत अच्छे भी आ सकते हैं। और ये सारे बहुत ही नॉमिनली प्राइस कोर्सेज हैं, राइट। तो यू कैन यूज दिस कोर्सेज एंड फ्री वॉइस क्लिप्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, प्लीज यूज दैट टू इंक्रीज योर रिविजन्स। स्टे कनेक्टेड इन द टेलीग्राम चैनल, वहां भी काफी कुछ आपको फ्री में मिलता है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। एंड अगेन वापस से वीडियो में जाने से पहले कुछ रिमाइंड करना चाहता हूँ यार, कुछ रिमाइंड करना चाहता हूँ, एक बार मेरे साथ बोल दो। मुझे नहीं पता मेरा पहला अटेम्प्ट कौन सा था, बट आने वाला अटेम्प्ट मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, और इस बार मैं सीए बन के रहूंगा।